हेलो एवरीवन, मैं शिवम आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पोर्शन है प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बारे में जानेंगे कि प्रस्तावना किसे कहते हैं। यदि आप सभी लोगों ने भारतीय संविधान का ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो भारतीय संविधान के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को आप लोगों को समझने में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। आप सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो ये काफ़ी टफ ही चैप्टर है, लेकिन हम आपको एकदम सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, समय को नष्ट ना करते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि प्रस्तावना किसे कहते हैं और भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण ये प्रस्तावना अपना रोल अदा करती है। तो इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रस्तावना किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रस्तावना, उसके बाद में हम जानेंगे उद्देशिका। कहीं पर आपको उद्देशिका भी लिखा होगा, कहीं भी प्रस्तावना, लेकिन इन दोनों वर्डों में काफ़ी डिफरेंस है। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना किसे कहते हैं, उद्देशिका का क्या मतलब होता है। प्रस्तावना यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिएम्बल, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कहते किसे हैं, तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। किसे, संविधान के परिचय अथवा भूमिका को हम प्रस्तावना कहते हैं। तो उद्देशिका को समझने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में जानेंगे कि संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा में क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो जब वो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारा संविधान होगा वो किस प्रकार का हमारा संविधान बनना चाहिए, यानी संविधान हमारा, उसका स्वरूप, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए। तो जब वो संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जब वो अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा में शामिल हो गया था, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। तो उसी कारणवश हम प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो क्लियर इतनी बात कि उद्देशिका को हम किस कारणवश जानते हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसी कारणवश हम लोग इसको उद्देशिका भी कहते हैं। क्लियर। तो इसके बाद हम जानते हैं कि जो ये विचार है प्रस्तावना का वो कहाँ से लिया गया है। तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसका विचार अमेरिका की संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन भी काफ़ी बनते रहते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन रहता है कि इसका जो विचार है वो तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, लेकिन इसका जो विचार है वो कहाँ से लिया गया, विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है कि जो इसका विचार है वो अमेरिका से लिया गया है और इसकी जो भाषा है वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये संवैधानिक एक विशेषज्ञ हैं, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद जानते हैं प्रस्तावना के मूल तत्व, यानी प्रस्तावना के मूल तत्व क्या हैं। उनको हम, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बहुत सारे जो शब्द दिए हैं उनका बहुत एक महत्वपूर्ण रोल है, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। संविधान, सबसे पहले इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट क्या है, संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी कि इसका स्रोत क्या है। संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, मतलब कि भारत की वह जनता जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है, यानी संविधान की शक्ति कहाँ से मिलती है, भारत की वह जनता जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है, फिर वह संविधान एक सर्वोच्च शक्तिशाली होता है, मतलब एक सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को एक
स्वरूप प्रदान करता है, मतलब एक रूपरेखा तैयार करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? आप लोगों ने समझा कि संविधान का आधिकारिक स्रोत यानी संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, फिर उसके बाद में वो संविधान एक सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था की एक रूपरेखा तैयार करता है। ओके, तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत की प्रकृति, यानी इसका संविधान की जो प्रस्तावना है उसका स्वरूप संविधान का क्या होना चाहिए, इसकी प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए। इसको ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको हम समझते हैं। आप लोग इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड हैं कि पूरी संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न सारी चीज़ें वहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है। यानी कि भारत जो है वो किसी के ऊपर, मतलब किसी का उसके ऊपर दबाव नहीं है, यानी वो बाह्य और आंतरिक मामले में वो स्वतंत्र है, वो कोई भी अपने निर्णय को लेने में सक्षम है, चाहे बाह्य हो या आंतरिक, दोनों प्रकार के निर्णय लेने में जो भारत है, भारत सरकार वो सक्षम है, यानी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, अर्थात ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं है। तो ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया, कि वो प्रभुत्व संपन्न, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। उसके बाद समझते हैं समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या होता है। समाजवादी का मतलब होता है समानता की बात करता है, कि मतलब समानता की बात, किसी के बीच, मतलब अमीर और गरीब के बीच की ये खाई को दूर करने के लिए की बात करता है, कि कोई भी व्यक्ति वो समानता, इक्वल की भावना की बात करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा यूरोप में चलेंगे, कि यूरोप में जो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी, उन्होंने कहा था कि जो मतलब जो समाजवादी में समानता का जो अधिकार है, हमको वर्ग संघर्ष के द्वारा हम लोग इसको प्राप्त करेंगे, यानी कि हम लोग संघर्ष के माध्यम से इसको प्राप्त करेंगे। लेकिन भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा है। भारतीय संविधान में कहा गया कि हम वर्ग संघर्ष के माध्यम से नहीं, हम भारतीय संविधान में आपसी मेल मिलाप के द्वारा जो समानता का अधिकार है उसको हम प्राप्त करें। कैसे? आपसी मेल मिलाप के द्वारा, यानी कि संघर्ष के द्वारा नहीं, वर्ग संघर्ष के द्वारा नहीं प्राप्त करेंगे, इसको हम आपसी मेल मिलाप के द्वारा प्राप्त करेंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जो एक धर्म हो, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यहाँ पे केवल वह जनता का अपना धर्म होगा, यानी वह जनता का धर्म होगा। लेकिन कुछ मामलों में जो राज्य है वो हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। उसके बाद समझते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक किसे कहते हैं, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाती है, यानी जो जनता होती है वो किसके लिए जानी जाती है, वो शासन के लिए जानी जाती है। यानी यहाँ पे जनता क्या होती है, जनता प्रमुख होती है, कि कोई भी अगर सरकार चुनी जाती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, वो जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जनता क्या होगी, प्रमुख हो गई, यानी जनता का शासन। उसके बाद बात करते हैं गणतांत्रिक। इसका मतलब क्या होता है। गणतांत्रिक का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है, यानी कि जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन हमको यहाँ पर समझना है कि गणतांत्रिक किसे कहते हैं। गणतांत्रिक का मतलब होता है कि कोई, मतलब अगर संवैधानिक जो प्रमुख है वो चुना जाएगा वो वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत का मतलब होगा कि जैसा कि पहले क्या होता, अगर आप राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र में क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर राजा है तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से चुना जाएगा, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पे बात की गई वंशानुगत नहीं होगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाएगा और वंशानुगत नहीं होगा। लेकिन राजतंत्र में क्या होता था, वहाँ पे जो राजा का लड़का होता था वही राजा बनता था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। उसके बाद में आप बात करते हैं उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य क्या है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है भारतीय संविधान के। तो तीसरा पार्ट है संविधान के उद्देश्य। उद्देश्य में सबसे पहले हम बात करेंगे न्याय। न्याय, अब न्याय किस प्रकार का है। एक राजनैतिक, सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक, एक सामाजिक हो गया।
उसके बाद आर्थिक न्याय, और उसके बाद में क्या हो गया, राजनीतिक। सामाजिक न्याय की बात में बात करेंगे, समानता की बात करते हैं। यहाँ समानता मतलब आप लोगों को बता चुका हूँ कि समानता मतलब जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है, मतलब समान इक्वल की भावना की दृष्टि से आपको देखा जाएगा। उसके बाद में जो न्याय, आर्थिक न्याय की बात है कि मतलब किसी भी प्रकार की जो अमीर और गरीब के बीच मतलब जो मनी का जो मतलब प्रॉब्लम है, बीच के जो अमीर और गरीब की एक जो खाई है, उसको मतलब एक दृष्टि से देखा जाएगा। मतलब उसका अर्थ यही है कि जो आर्थिक न्याय भी आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आर्थिक न्याय नहीं, मतलब जो अमीर है तो अमीर रहेगा, गरीब है तो गरीब रहेगा, ऐसा है यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद राजनीतिक मतलब न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि मतलब राजनीतिक में आप लोगों को, सबको इसमें अवसर दिया जाएगा कि राजनीति में आने के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल जो उच्च वर्ग ही वही राजनीति में आएगा और जो निम्न वर्ग है वो नहीं आएगा। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है कि राजनीतिक न्याय के अंतर्गत, राजनीतिक न्याय में जो निम्न वर्ग है उसको भी न्याय दिया जाएगा, उसको भी अवसर दिया जाएगा कि आप राजनीति में आ सकते हैं। और जो मध्यम वर्ग है, मतलब सभी वर्गों को यहाँ पे एक अधिकार दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि वह अपना खुद का विकास करे। यानी कोई व्यक्ति है, उसको इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि वो अपना खुद का विकास करे, और जो उसका खुद का विकास होगा तो वह अपने विकास के माध्यम से अपने देश के विकास में कुछ संभव हो सकेगा। मतलब जब उसका खुद का विकास होगा, उसके विकास के माध्यम से देश का विकास संभव हो सकेगा। जब खुद का विकास होगा उसका, उसके बाद में वो देश के हित के बारे में सोचेगा। ओके, उसके बाद बात करेंगे समता। समता किसे कहते हैं? समता का मतलब होता है सब लोगों को समानता की बात करते हैं। मतलब समानता की बात, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो या वो सामाजिक स्तर पे हो या किसी भी स्तर पे, मतलब समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात यहाँ पे करता है। उसके बाद बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा। यानी व्यक्ति की गरिमा क्या है? अब लोग मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे कि व्यक्ति की गरिमा किसे कहते हैं। वहाँ पे अनुच्छेद 21 में उल्लेखित किया गया है कि सभी व्यक्ति को आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। संविधान में उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 21 में कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ओके, तो आप लोगों को जब मौलिक अधिकार पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छे से यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक व्यक्तिगत, मतलब जो व्यक्ति की गरिमा है उसको जीवन जीने का अधिकार, मतलब एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ये क्या है? सबसे पहले बात करेंगे, भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ विविधता मतलब है, अब किसी भी स्तर पर आप देख सकते हैं, धर्म के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, भौतिक विभाजन के स्तर पर, यानी किसी भी स्तर पर आप देख सकते हैं कि भारत में विविधता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता एक बहुत बहुत बड़ी विशेषता है। तो ये उद्देश्य के माध्यम से, जो हमारा उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य, जो संविधान के उद्देश्य हैं उसके माध्यम से हम राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे। उसके बाद है बंधुता। बंधुता क्या मतलब क्या होता है? बंधुता का मतलब होता है आपसी भाईचारा। मतलब आपसी भाईचारा, सभी भारतीय नागरिक आपसी जुड़ाव की भावना को प्राप्त करना। यानी ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ग को यहाँ पे ये बोला जाए कि ये वर्ग ऐसा है, वो ये वर्ग वैसा है। मतलब आपसी, सभी हिंदू मुस्लिम, सभी सिख ईसाई, सभी आपस में मतलब भाई भाई, मतलब आपसी भाईचारा यहाँ पे की बात हो रही है। बंधुता का मतलब हो आपसी भाईचारा, किसी के प्रति द्वेष नहीं व्यक्त किया जाएगा कि ये मतलब वर्ग इस तरीके का है, ये वर्ग इस तरीके का है। इसलिए यहाँ बात की बंधुता का मतलब होगा आपसी भाईचारा। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं प्रस्तावना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं, लेकिन उसमें दो महत्वपूर्ण वाद महत्वपूर्ण है, तो उन पे हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताऊंगा कि ये वे वाद कौन से हैं। सबसे पहले वाद है बेरुवाड़ी संघवाद 1960। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। मतलब जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो किस में कहा था, बेरुवाड़ी संघवाद 1960 में कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। किन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में केशवानंद भारती के राज्यवाद में संविधान ने अपने जो निर्णय दिया था बेरुवादी संघवाद में उसको पलट दिया। उसने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है, उसने कहा था कि आप संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन संविधान के मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि मूल ढांचा है क्या। तो सर्वोच्च न्यायालय से कहा गया कि अब आप एक्सप्लेन कीजिएगा इसको मूल ढांचा हम किसे मानेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो मूल ढांचा है उसको हम समय समय पर परिभाषित करते रहेंगे कि हम मूल ढांचा किसे मानेंगे, यानी कि हम समय के साथ इसको जब कोई भी इस तरीके की स्थिति या कुछ होगा तो हम बताएंगे आपको कि मूल ढांचा संविधान में क्या है। तो केशवानंद भारती के राज्यवाद में 1973 में अपने स्टेटमेंट को उसने चेंज किया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसी के उपरांत उसी के समय प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अंतर्गत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता इन 3 वर्डों को जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा आप लोगों को याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उसमें क्या हुआ था, उसमें 3 महत्वपूर्ण वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। लेकिन ये 3 वर्ड जो है हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ये हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ओके, तो आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आप लोगों को आप समझ आ गया होगा कि जो प्रस्तावना है वो किसे कहते हैं, इसको उद्देश्य का क्यों कहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। ये आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा कि देखो ये प्रस्तावना जो है काफ़ी टफ चैप्टर है, लेकिन हमने आप लोगों को एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप लोगों को बताया था हमने अभी कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के जो विचार है किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या है। हमने अभी आप लोगों को पढ़ाया था कि जो इसका विचार है संविधान की प्रस्तावना का कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अमेरिका। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी अमेरिका। यानी जो प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, और लेकिन जो इसकी भाषा कहाँ से ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन वी अमेरिका। यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, किस संविधान से ली गई, तो आपको राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था, यानी किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1948 को और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान का था तो उसको अंगीकृत किया गया था, मतलब अंगीकृत किया गया था। लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को मतलब अंगीकृत किया गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, इसको 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था और अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर
1950 को। ये चीज़ आपको याद रखना है कि अंगीकृत 26 नवंबर 1950 को किया गया था और लागू कब किया गया था? लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया है? तो ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है N.A. पालकीवाला, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है अय्यर। तो चलिए आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है N.A. पालकीवाला। ये एक संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, इनके द्वारा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। तो एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है, काफ़ी एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप लोग याद रखना इसको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो आप लोगों को बताना है कि कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया है और एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा है। ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी है 4 बार, ऑप्शन सी है 1 बार और ऑप्शन डी है 5 बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 बार। अभी तक भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक ही बार संविधान संशोधन किया गया था। तो वो किस बाद में किया गया था आपको बताना है। तो अभी हमने आपको पढ़ा है कि जो केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद था उसमें 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था। उसमें क्या जोड़ा गया था? उसमें 3 वर्ड महत्वपूर्ण जोड़े गए थे जो मूल संविधान में नहीं थे। एक क्या था? एक था समाजवादी, समाजवादी और दूसरा क्या था? पंथ निरपेक्ष और तीसरा क्या था? अखंडता। ओके, ये 3 वर्ड यहाँ पे जोड़े गए थे, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 45वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 50वां संविधान संशोधन। दोस्तों चलिए आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा और हमने काफ़ी सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।